हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 20 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। मॉक टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं। इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है, नवंबर 19 से लेकर के 24 ऑफ नवंबर तक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 नवंबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, सभी घरों में शौचालय होना ये मस्ट है। और जो लोग शौचालय का यूज़ नहीं करते, मतलब कि जो लोग खुले में जाते हैं, उन्हें स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व शौचालय संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर स्थित है सिंगापुर में। और इसके संस्थापक और डायरेक्टर ये कौन है? तो इनका नाम है जैक सिम। अब इस बार जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। देखिए, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस तो मनाया ही गया। 19 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। तो ये भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे। जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को। 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो देखिए, जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित होने वाले थे, इसे होस्ट करने वाला था अपना देश भारत। लेकिन कोरोना के कारण, मतलब कि इसके संक्रमण को देखते हुए, जो फीफा है इसने इसे पोस्टपोन कर दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीफा के बारे में, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गियानी इन्फेनिटो। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही फीफा रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। और फीफा रैंकिंग में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? 108। टॉप पर है बेल्जियम। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि किसी खेल को कोई कंट्री होस्ट करेगी। तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो देखिए, जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। जबकि जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इसे अपना देश भारत होस्ट करने वाला है। यदि हम बात करें जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, यहाँ अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। जबकि यदि हम फीफा से ही रिलेट करें तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा जो अगला होगा 2022 में, और इसे होस्ट करेगा कतर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मृदुला सिन्हा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सवाल ये है कि ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? मृदुला सिन्हा ये पूर्व राज्यपाल थी गोवा की। ये गोवा की पहली राज्यपाल भी थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गोवा की लोकेशन। महाराष्ट्र के नीचे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं, यही है गोवा। और जो गोवा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है। गोवा की राजधानी क्या है? तो ये है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो देखिए, कुछ समय पहले तक तो यहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। लेकिन सत्यपाल मलिक, इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही मेघालय के राज्यपाल के रूप में कर दी गई, जिसके बाद से जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। देखिए, गोवा में स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अब मैं आप लोगों को गोवा से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, जो कि करंट से रिलेटेड है। पहला तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि भारत का पहला
बालू टिब्बा पार्क यानी कि सैंड ड्यून पार्क, ये गोवा में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला हर घर जल राज्य, ये गोवा ही बना है। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य ये गोवा ही है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गायों का संरक्षण किया जा सके। देखिए, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला गाय अभयारण्य ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कब किया गया था? 2017 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में। और इसी मध्य प्रदेश में गायों का संरक्षण मतलब कि गौ हत्या को रोकने के लिए और इनके संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा सोया स्टेट ये भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लेकिन लालजी दास टंडन के निधन के बाद ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। और देखिए, भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क की संख्या ये मध्य प्रदेश में ही है, जैसे कि पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा किसली नेशनल पार्क, इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वन विहार, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। इसके अलावा अभी हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है किसी पशु के संरक्षण की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, इसके संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें केरल की, तो केरल में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। और ये भारत का पहला हाथी देखभाल केंद्र है, जो कि केरल के कोट्टूर में स्थापित किया गया है। और गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन ये कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अच्युता सामंता। यदि हम बात करें वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। अच्छा, एक क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, जबकि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम है, ये हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और पूर्वोत्तर भारत से हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष ये बने हैं मुश्ताक अहमद। यदि हम बात करें रोहन जेटली की, जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं, इन्हें भी हाल ही में DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब रिपोर्टिंग इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब का पूरा नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। तो ये किताब लिखी गई है प्रेम प्रकाश जी के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और इस किताब में 1962 के इंडो चाइना वॉर, 1965 और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसके अलावा 1975 में जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी, इन सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। और यही किताब लिखी है प्रेम प्रकाश जी ने। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो प्रसिद्ध राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम ए राइटर। यदि हम बात करें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। यदि हम बात करें अभिजीता गुप्ता की, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं, ये मात्र 7 साल की है। और हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस
ऑल अराउंड। और इस किताब को लिखने के बाद मतलब कि यह विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। नाम है अभिजिता गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अभी है क्या? तो देखिए, कोरोना के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगा गई है, तो भारत को भी इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस साल वैसे भी इंडिया की जीडीपी पहले से ही कम थी, मतलब कि जब कोरोना नहीं आया था या लॉकडाउन नहीं लगा था उसके पहले से ही इंडिया की जीडीपी कम थी, और इस कोरोना के कारण और आर्थिक मंदी आ चुकी है। हालांकि अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ भी रही है। तो यही है कि इस महामारी के बीच आर्थिक संकट से कैसे निपटा जा सकता है, इसी को लेकर के इस फोरम को संबोधित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो देखिए, अभी हाल ही में रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा शहरों को ये रैंकिंग दी गई है, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले दुनिया के 100 शहरों को शामिल किया गया है। और इन 100 शहरों में टॉप किया है लंदन ने, दूसरे स्थान पर रहा न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर रहा पेरिस, और जो भारत का दिल्ली शहर है ये रहा है 62 पोजीशन पर। तो देखिए, लंदन है टॉप पर। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूके। इसे आप थोड़ा और जूम करके देख सकते हैं। तो ये है यूके, और ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये जो आप देख रहे हैं ये है आयरलैंड, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आइसलैंड। इसके अलावा यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं ये है स्पेन, और अफ्रीका वाले हिस्सा में ये है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो यहाँ से आप लोगों ने 2 स्ट्रेट याद कर लिए हैं। डोवर ये तो आप लोगों को रट चुकी है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और स्पेन और मोरक्को के बीच है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। तो देखिए, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट की लोकेशन और ये है डोवर स्ट्रेट की लोकेशन। अब यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को और रिलेट कर सकें तो मैंने आप लोगों को बताया है ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है, ये है मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और ऊपर से यहाँ से आती हुई है प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है यूके के पास, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पास ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलती हैं वो बिंदु कहाँ पास है? तो आप देखेंगे ये आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन और यहाँ से आ रही है इक्वेटर। ये जो एक बिंदु पर मिलते हैं ये मिलते हैं गल्फ ऑफ गिनी के पास। तो इसकी लोकेशन आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, ऑप्शन में लिखे सभी शहरों के बारे में हम एक एक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करें यदि हम लंदन से ही। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है थेम्स नदी के किनारे। यदि हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो हाल ही में जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर ये न्यूयॉर्क ही है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। यदि हम बात करें पेरिस की, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, एफिल टावर यहीं स्थित है और ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 1912 में बनी थी। और दिल्ली ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यह नियुक्ति होती है हाई कमीशन की यानी कि उच्चायुक्त की, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है यहाँ नियुक्ति होती है अम्बेसडर की यानी कि राजदूत की। और जो अजय कुमार है ये बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हाई कमीशन और अम्बेसडर वाला जो क्वेश्चन है यानी कि उच्चायुक्त और राजदूत वाला क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन एकदम फिजूल हो गया है, इससे रिलेटेड है बुरुंडी। और ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, बुरुंडी से रिलेटेड हम सभी फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और एक फैक्ट तो आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड रट चुका होगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजर रही है। एशिया के बाद आप देख सकते हैं ये है एशिया। एशिया के बाद ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये है बुरुंडी। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है गिटिगा। और इसकी करेंसी क्या है? तो ये है बुरुंडी फ्रैंक। अब आप ये जो देख रहे हैं बुरुंडी के आसपास ये दरार पड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से निकल करके अलग हुआ है। तो वैसे ही ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दरार पड़ रही है अफ्रीका महाद्वीप में, हज़ारों लाखों वर्ष बाद ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम जलधाराओं को रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी दिन से इसका रिवीजन भी नहीं हुआ है। तो देखिए ये है इक्वेटर, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। और ऐसी कोई भी जलधारा जो कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आए या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आए, ऐसी जलधाराएं कहलाती है ठंडी। जबकि वे जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, ऐसी जलधाराएं कहलाती है गर्म जलधाराएं। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में इक्वेटर के नीचे में कुछ इस तरह से यहाँ बहती है बेंगुएला जलधारा। अब आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये है इक्वेटर, अफ्रीका महाद्वीप से कुछ यहाँ पास ऐसे बह रही है बेंगुएला जलधारा। इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। अब आप अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ देखेंगे तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। ये है मेडागास्कर वाला एरिया, और मेडागास्कर के पास यहाँ से आती है अगुलहास जलधारा और यहाँ से आती है मोज़ेम्बिक जलधारा। अब इसकी भी आप डायरेक्शन देखेंगे तो इक्वेटर के, मतलब कि ये इक्वेटर से नीचे की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो ये कहलाएगी गर्म जलधारा। अगुलहास, मोज़ेम्बिक ये है गर्म जलधारा, जबकि यहाँ जो हमने डिस्कस किया है बेंगुएला जलधारा ये है ठंडी जलधारा। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी किए गए जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये कौन सा है? तो देखिए यहाँ जो की पॉइंट लिखा हुआ है लिंगानुपात, इसका मतलब है कि जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या। और ये जो लिंगानुपात जारी किया गया है इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 1084। मतलब कि यहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 लड़कियों का जन्म होता है, मतलब कि अच्छा रेशियो है। दूसरे स्थान पर है नागालैंड, इसका लिंगानुपात है 965, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 965 लड़कियों का जन्म होता है। जबकि तीसरे स्थान पर है मिज़ोरम, मिज़ोरम का लिंगानुपात है 964। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तो आपने देख लिया। सबसे खराब लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये है मणिपुर का। मणिपुर का लिंगानुपात है 757, मतलब कि यहाँ 1000 पुरुषों पर मात्र 757 महिलाओं का जन्म होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने एज अ MCQ सॉल्व कर लिया है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो यदि आपके मेंस में ऐसा सवाल देखने को मिलता है लिंगानुपात से रिलेटेड, तब आप तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, कौन सा राज्य टॉप पर है, कौन सा बिलो पर है, ये भी लिख देंगे। आप सभी जानते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अच्छे मार्क्स उसी को मिलते हैं जो कुछ हट के आंसर लिखता है। यह मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ, हो सकता है आप लोगों के काम आए। तो देखिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि जो लोग लड़के की इच्छा रखते हैं और लड़कियां नहीं चाहते, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे आप कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इसके लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका सुरक्षा योजना, ये सभी गवर्नमेंट की पहल है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? राइट आंसर था राजस्थान। राजस्थान के पाली में इसका अनावरण किया गया है। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल यानी कि कपड़ा मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है या किया जा रहा है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो आज तो प्लीज़ एक लाइक कर ही दीजिए, मैं पर डे कहती हूँ। एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।